दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। दोस्तों, हिंदी की कल्ट मूवी शोले की रिलीज के 50 साल पूरे हो गए हैं। इस 50 साल में पीढ़ियां आई और गई, लेकिन शोले के डायलॉग, शोले के सीन, शोले के कैरेक्टर्स, उन सब की चर्चा सालों साल से बनी हुई है। आखिर ऐसी क्या बात थी, इसको लेकर के पिछले कई सालों से शोले पर कई किताबें लिखी गई हैं। लेकिन शोले को जब हम आज के दौर में दोबारा देखते हैं तो कई ऐसी बातें हैं जो ऐसा लगता है कि जैसे अधूरी रह गई। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम शोले की कुछ अधूरी कहानियों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। मैं जिन अधूरी कहानियों का जिक्र कर रहा हूँ उसकी चर्चा भी गाहे बगाहे कई बार हो चुकी है, लेकिन इस वीडियो में मैं उन सभी बातों को एक साथ एक सूत्र में पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये हो जाता है कि शोले 15 अगस्त सन 1975 को रिलीज हुई थी। 15 अगस्त, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, आज़ादी का पर्व, राष्ट्र पर्व। और जैसा कि हम सब जानते हैं, शोले एक ऐसी फिल्म है जिसमें मार धार, हिंसा, खून खराबा, बारूद, गोले, इन सब को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया था। और शोले हिंसा को बढ़ावा देने के लिए एक कुख्यात फिल्म भी मानी गई है। ऐसा माना गया है कि शोले के बाद से ही हिंदी फिल्मों में हिंसा का चित्रण बढ़ गया। शोले जब हम शुरू से आखिर तक देख लेते हैं तो उसमें कहीं भी 15 अगस्त का ना तो जिक्र है, ना ही आज़ादी के पर्व का और ना ही स्वतंत्रता दिवस का। तो आखिर शोले 15 अगस्त को ही क्यों रिलीज़ हुई, ये सवाल सालों साल से बना हुआ है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं शोले के अंदर जो हम उसका आशय उस आधार पर निकाल लेते हैं, आज़ादी। क्योंकि फिल्म की कहानी में एक दुर्दांत डाकू गब्बर सिंह का खौफ दिखाया गया है। रामगढ़ ही नहीं बल्कि रामगढ़ के आसपास जितने भी गांव हैं वहाँ गब्बर सिंह का खौफ है। ठाकुर के पूरे परिवार, जिसमें राधा को छोड़ करके बाकी सब की जान उसने ले ली है, यहाँ तक कि मासूम की भी। और जब ठाकुर बदला लेने की शुरुआत करते हैं तो दो अपने जांबाज सिपाहियों को, दो गुंडों को कह लें, जय और वीरू, यानी कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, दोनों को साथ लेकर के गब्बर सिंह के गिरोह को ख़त्म करते हैं और अंत में गब्बर सिंह को पुलिस के हवाले भी कर देते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो इस फिल्म में बहुत अधूरी सी रह गई, जैसे कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का किरदार। रामगढ़ में जब जय और वीरू आते हैं तो वीरू का इमोशनल कनेक्शन बसंती के साथ जुड़ जाता है। वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जय का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन का राधा, यानी कि जया भादुरी, जो कि ठाकुर की विधवा बहू हैं, उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन मन ही मन दबा रहता है। वह एक अव्यक्त इमोशन है, वहाँ कोई शब्द नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया कि उस फिल्म में अमिताभ बच्चन का जो किरदार है जय का, वह माउथ ऑर्गन बजाते हुए दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ जया का जो किरदार है वह लैंप की रोशनी कम कर रही होती है। दोनों आमने सामने कई बार होते हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे दोनों मन ही मन एक दूसरे के प्रति सम्मोहित हो रहे हैं। और इसकी खबर ठाकुर साहब को भी हो जाती है। ठाकुर साहब के नौकर रामलाल को भी पता चल चुकी है। और एक सीन में तो दिखाया गया है यहाँ तक कि ठाकुर साहब राधा के पिता को जाकर कहते हैं कि आप चल कर के एक बार खुद देख लीजिए जय को, जय बहुत अच्छा लड़का है। यानी कि
ठाकुर साहब के मन में भी कहीं न कहीं वह बात होती है कि जय और राधा का मिलन हो जाना चाहिए, लेकिन नियति कुछ और थी। गब्बर सिंह के गिरोह से लड़ाई के दौरान जय जख्मी होते हैं। उसी वक्त राधा दौड़ते हुए आती हैं और जख्मी जय को देखती हैं। उन्हें बहुत पीड़ा होती है। जय वीरू की गोद में लेटा हुआ है। जय की नज़र राधा की तरफ जाती है। जय अपने दोस्त वीरू से कहते हैं राधा को देखकर, देखो वीरू, ये कहानी भी अधूरी रह गई। सिनेमा हॉल में या उसके बाद जब भी हम कभी उसे लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर देखते हैं उस सीन को, तो किसी की भी आंखों में आंसू भर आते हैं। उस फिल्म में विधवा विवाह के प्रति एक संकेत करने की कोशिश की गई थी, और बाद में जब वह फिल्म बॉक्स ऑफिस बहुत कामयाब नहीं हो पाई शुरुआती कुछ दिनों में, तब ऐसा कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन के घर पर फिल्म की पूरी यूनिट ने मीटिंग की थी कि क्यों नहीं कहानी के एक हिस्से में बदलाव किया जाए, जय और राधा की शादी करा दी जाए। इससे फिल्म का जो एक अलग मैसेज जाएगा, जिसमें विधवा विवाह का संकेत समाज में जाएगा, तो इस फिल्म को एक अलग किस्म की पॉजिटिविटी मिलेगी। लेकिन तब तक कुछ दिनों के बाद सिनेमा हॉल में दर्शकों की संख्या बढ़ने लगी। इस वजह से वह फिल्मांकन नहीं हो सका और यह कहानी अधूरी रह गई। दोस्तों, अधूरी कहानियां और भी हैं शोले में। मसलन इस फिल्म में एक किरदार है इमाम साहब का। इमाम साहब के किरदार निभाया है A.K. हंगल ने। अपने ज़माने के बहुत ही मशहूर एक्टर, शानदार अभिनेता। इमाम साहब के बेटे हैं अहमद मियाँ, जिसका रोल प्ले किया है सचिन ने, सचिन पिलगांवकर, जिन्हें आपने बाद की कई सारी फिल्मों में देखा होगा, गीत गाता चल या फिर नदिया का पार वगैरह में। सचिन इसमें बहुत ही किशोर वय के हैं और उनके पिता यानी कि A.K. हंगल साहब यानी कि इमाम साहब उसे नौकरी पर जाने के लिए बार बार कहते हैं। नौकरी पर भेजने की ख्वाहिश इसलिए है कि अगर अहमद मियाँ जबलपुर जाकर के बीड़ी के कारखाने में नौकरी कर लेते हैं तो उनकी आगे की ज़िंदगी खुशहाल बीतेगी, उनका भी विवाह किया जा सकेगा, उनका भी परिवार बसेगा। अहमद मियाँ घोड़े पर सवार होकर के जबलपुर जा रहे हैं, तभी रास्ते में डाकू गब्बर सिंह का गिरोह उसे रोक लेता है और उसकी हत्या करके वापस गांव भेज देता है, जिसके बाद गांव में मातम पसर जाता है। इस तरह से इमाम साहब की वो ख्वाहिश भी अधूरी रह जाती है, जिसको लेकर के उन्होंने कई सारे सपने देखे थे। इस फिल्म में कुछ और अधूरी कहानियां हैं, जिसकी ओर मैं संकेत करने की कोशिश कर रहा हूँ। आमतौर पर आपने बहुत सारी डकैत वाली कहानियों की फिल्मों में देखा होगा कि डकैत का गिरोह जब किसी बड़े घराने पर अगर वो धावा बोलता है तो वहाँ सारी लूटपाट करने के बाद, हत्या करने के बाद, अगर घर में कोई मासूम बच्चा दिख जाता है तो उसे वह उठाकर अपने साथ ले जाता है और अपने गिरोह में उसको पाल करके उसको बड़ा करता है। आमतौर पर हिंदी फिल्मों में जितनी भी डकैतों की कहानियाँ दिखाई गई हैं और ऐसे अवसर जब भी आए हैं तो वहाँ ये दृश्य देखने को मिले हैं, लेकिन शोले में ऐसा नहीं होता। शोले में गब्बर सिंह और उसके गिरोह के डाकू जब ठाकुर के परिवार पर हमला करने आते हैं, उसके घर पर हमला करने आते हैं, तो उसके परिवार के सारे सदस्यों की हत्या तो कर ही देते हैं, साथ ही ठाकुर का पोता जो कि मुश्किल से उस वक्त 8 से 10 साल का मासूम रहा होता है, गब्बर सिंह उसकी भी बहुत ही निर्ममता से हत्या कर देता है। डायरेक्टर और राइटर अगर चाहते तो मासूम की हत्या से बच सकते थे। अगर शोले में गब्बर सिंह ठाकुर के पोते को उठाकर ले जाता और आखिरी में जब
गब्बर को पुलिस के हवाले किया जाता है, वहाँ पर ठाकुर अपने पोते को छुड़ा भी लेते तो शायद कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, एक और अधूरी कहानी है जिसकी तरफ मैं इशारा करूँगा। आपको याद होगा शोले की कहानी में जब जय और वीरू आते हैं तो तांगे पर चढ़ करके बसंती के साथ रामगढ़ आते हैं, और उस दौरान ये पता चलता है, या फिर इससे भी पहले जब ट्रेन में डकैती के दौरान ठाकुर और जय और वीरू के बीच बातचीत होती है, तो उसमें यह पता चलता है कि जय और वीरू का कोई ठिकाना नहीं है। वह कहाँ से आए हैं इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। कहानी में इस बात की तरफ कोई इशारा नहीं है, दोनों की कोई बैक स्टोरी नहीं है। लेकिन जब कहानी ख़त्म होती है तो आप देखिए क्या वहाँ पर दिखाया गया है। गब्बर सिंह को पुलिस के हवाले कर दिया गया, और अब अगले सीन में ठाकुर यानी कि संजीव कुमार वीरू को लेकर के रेलवे स्टेशन पर आते हैं। ट्रेन आती है, वीरू उसके अंदर जाते हैं। बोगी में जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सामने वाली सीट पर बसंती दिखाई देती है। बसंती अकेली है। वीरू को बहुत ही अचरज होता है, वह दोस्त के साथ आया था, अकेला जा रहा है, लेकिन सामने बसंती है। दोनों को बहुत ही संबल मिलता है। दोनों अपने अपने अकेलापन को दूर करने का एहसास पाते हैं अपने भीतर, और एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे इसमें अधूरी कहानी क्या है, जो मैं अब आपको बताता हूँ। बसंती अपने घर में मौसी के साथ रहती है। मौसी बूढ़ी हो चुकी है। बसंती तांगे चलाती है, अपना पेट पालती है, धन्नो यानी घोड़ी का भी पेट पालती है, और मौसी की भी देखभाल करती है। उसके लिए भी दाना पानी का इंतज़ाम करती है, यानी कि बसंती ही उस घर की सबसे कामकाजी पर्सन है। ऐसे में बसंती अपनी धन्नो को छोड़ करके, तांगा को छोड़ करके, हालांकि उसका पहिया टूट गया है लड़ाई के दौरान, लेकिन अकेली मौसी को छोड़ करके, किसके हवाले छोड़ करके आखिरकार वो ट्रेन में वीरू के साथ चली जाती है। धन्नो और मौसी का आखिर क्या होगा, बसंती को इसका ख्याल नहीं रहता। वह वीरू के साथ चली जाती है। दूसरी बात, ये वीरू जिसका कोई अपना गांव नहीं है, आखिर वो कहाँ जाता है इसका कुछ अता पता नहीं है। अगर डायरेक्टर राइटर चाहते तो जैसा कि मैंने बताया कि ठाकुर के पोते की जिंदगी बच सकती थी अगर डाकू उसे उठा के ले आता, उसी तरीके से अगर डायरेक्टर राइटर चाहते तो वीरू को उसी गांव में बसाया जा सकता था, रोका जा सकता था। अगर वीरू अंत में रामगढ़ में ही बस जाता, बसंती के साथ उस घर में रह जाता, तो भी इस कहानी में कोई कमी नहीं आती। आज मैं जिन अधूरी कहानियों की चर्चा कर रहा हूँ, अगर ये सारी चीज़ें उस फिल्म में होती तो शायद ये अधूरी कहानियाँ नहीं होती। हालांकि इन सभी अधूरी कहानियों के बावजूद शोले अपने ज़माने की बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी है, कल्ट मूवी है। आज भी वह ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। फिल्म के 50 साल पूरे हो गए। इस हाल में भी फिल्म की जिस प्रकार से देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चा हो रही है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शोले रिलीज़ के अगर 100 साल भी हो जाएंगे तब भी इस फिल्म पर इतनी ही चर्चा होती रहेगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और देखते रहिए पिक्चर प्लस यानी जिंदगी का बहस को। नमस्कार।